नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं वरिष्ठ कथाकार सुधा अरोड़ा जी की कहानी महानगर की मैथिली। नहीं मम्मा, पहले पानी गर्म करो, आज बहुत सर्दी है। ओफो मम्मा, एक बार कह दिया ना, हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। होने दो देर। मैथिली नल को कसकर थामे दीवार से सटी खड़ी थी। उधर कमरे में दीवार को खरोंचती हुई टूटे कप प्लेट की किरचें और चाय जमीन पर बिखरी पड़ी थी। आवाज सुनकर चित्रा भुनभुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। अब आपको क्या तकलीफ हो गई? दिवाकर कंबल एक और फेंक कर अखबार सामने रखे मुंह फुलाए बैठे थे। सारा मूड बिगाड़ कर रख दिया। यह कोई चाय है? स्वाद ही नहीं है चाय का। 50 बार कहा है ग्रीन लेबल ही लाया करो। बाबा वही चाय है, कभी 19-20 हो जाती है, उसके लिए इतनी तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? यह कहकर चित्रा ने बड़ी फुर्ती से टूटे कांच के टुकड़े समेटे और बिखरी हुई चाय साफ करने लगी। तभी मैथिली भी वहां दौड़ी चली आई और शरारत भरी अदा से बोली, पापा ने आज फिर प्लेट तोड़ी ना? चुप कर। चित्रा ने उसे झिड़क दिया और उसे खींचती हुई बाथरूम तक ले गई। मैथू के चौकन्ने होने से पहले ही उस पर 2-3 लोटे पानी उड़ेल दिया। चित्रा ने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। तैयार होने के बाद वह पलंग के कोने में दुबक कर बैठ गई और साथ चलने की जिद करने लगी। तो दिवाकर उसे समझाने लगे, बेटा, हम लोग एक बीमार आंटी को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। आप तो जानती हैं हॉस्पिटल बहुत गंदी जगह होती है। हम जल्दी आ जाएंगे। बच्चे झूठे आश्वासन का स्वर और स्पर्श पहचानने में बहुत तेज होते हैं। दिवाकर की आवाज से मैथिली ने भांप लिया था कि वे उसे साथ नहीं ले चल रहे। वह उनकी पकड़ से छूट भागी और कहने लगी, हम नाश्ता नहीं करेंगे। मान मनोबल और नाश्ते का वक्त ही नहीं था। दिवाकर उसके पीछे पीछे दौड़े और जबरदस्ती उसे उठा कर ले आए। देखो मैथू, अगर तुमने तंग किया ना तो हम सीधा तुम्हें ले जाकर हॉस्टल में डाल देंगे। अभी आज तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, समझी? दूसरी गली मुड़ते ही झोपड़पट्टी शुरू हो गई थी। इस गली को देखते ही मैथू पापा के गले में दोनों बाहें कसकर बिसूरने लगी। देखा तो उसके दोनों गाल आंसुओं से तर थे। पता नहीं इस तरह बेआवाज रोने की आदत उसमें कब आ गई थी। इस तरह रोते हुए वह अचानक अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगने लगती। न मुंह से कोई आवाज, न सिसकियां, बस आंखों से लगातार चुपचाप आंसू बहते रहते थे। इस बार चित्रा ने उसे दुलारा। बेटा, रोज तो रहती हैं आप, बस जिस दिन मम्मा पापा को काम हो उसी दिन जिद चढ़ जाती है। मैथिली दिवाकर की गोद से उतर बगैर उंगली पकड़े उस संकरे रास्ते के दूसरी ओर अकेले चलने लगी थी। कतार में ताराबाई की खोली आखिरी थी। उसके बाद खुला मैदान था और दूसरी तरफ चौड़ी खाड़ी। ताराबाई का घर अपेक्षाकृत साफ सुथरा था। चित्रा और दिवाकर इस मोहल्ले में नए आए थे। अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने यह मकान बदला था। यहाँ एक ही इकलौता 14x12 का कमरा था, जिसे उन्होंने ड्राइंग कम डाइनिंग कम बेडरूम बना रखा था। उस कमरे में छोटे से लंबे किचन में, जहाँ सिर्फ एक आदमी के खड़े रहने भर की जगह थी, चित्रा, दिवाकर और मैथू जैसे 2.5 आदमी भी भीड़ नजर आते थे। सुबह सुबह जब 8 बजे तक सबको घर से निकलने की जल्दी होती थी, वे कमरे में चलते हुए एक दूसरे से टकराते रहते। मैथू बार बार उनके पैरों में आती थी। बस इस नए मकान में एक यह आराम था कि छतें टपकती नहीं थीं। पिछले मकान में बरसात का मौसम पूरी तरह उन सब पर हावी रहता था।
बरसात के उन 3 महीनों में लगातार मैथू बीमार रहती थी। इस नए मकान में और सारी सुविधाएं थीं, सिवाय इसके कि पड़ोसी बड़े सुखी, समृद्ध और आत्म केंद्रित थे। चित्रा और दिवाकर के घर टूटते बर्तनों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे बड़ी असुविधा यहाँ मैथू के लिए थी। नज़दीक कहीं कोई शिशु या बाल कल्याण केंद्र नहीं था और पूरे दिन के लिए सहायिका मिलने या रख सकने का सवाल ही नहीं था। कई युक्तियां आजमा चुकने के बाद वे आखिरकार ताराबाई को ही ढूंढ पाए थे, जो मैथू के अलावा और 3 बच्चों की 8 घंटे तक देखभाल करती थी और महीने के 60 रुपए लेती थी। आज रविवार था और ताराबाई के यहाँ दूसरे बच्चे नहीं थे। अपने ही 4 बच्चों में से किसी एक को वह दनादन ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने चित्रा को आते देखा, उस नाक बहाते मरगिल्ले से अधनंगे बच्चे की पीठ पर उसने आखिरी दौड़ जमाई और 9 वारी साड़ी से अपने गीले हाथ पोंछने लगी। फिर झेंपते हुए बोली, बाहर जाने का है। मेम साहब, छोकरी किधर? मैथू रास्ते के दूसरी ओर चुपचाप खड़ी थी। ये रे मैथू, उधर किधर जाता है? बुलाए जाने पर मैथू धीरे धीरे रास्ता पार कर आई और खटिया पर बैठ गई। आंखें लाल और गाल भीगे हुए, झोपड़ी के भीतर एकटक, जैसे वह किसी शून्य में देखी जा रही थी। अरे, मम्मी से गुस्सा है? ताराबाई उसे गुदगुदा रही थी और वह चुप। चित्रा ने पर्स से एक पैकेट निकाला और उसे थमाया। ताराबाई, यह घर से कुछ खाकर नहीं आई है। अभी इसे नाश्ता करवा देना और खाने में सिर्फ दाल चावल देना। 4-5 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। दिवाकर ने मैथू के गाल थपथपाए। ओके बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे। मैथू ने दिवाकर का न हाथ झटका न सिर घुमाया। दूसरी तरफ मुंह किए उसी तरह गुमसुम बैठी रही। तुम फिक्र नहीं करना, ये अब भी ठीक हो जाएगा। ताराबाई की आवाज में चहक थी। संभवतः इस चहक की तह में 5 का कड़कड़ाता हुआ नोट था, जो शाम को उसे मिलने वाला था। इतवार और छुट्टी के दिन बच्चा संभालने के वह 5 रुपए अलग से लेती थी, जो उसकी 60 रुपए महीने की पगार में शुमार नहीं थे। चित्रा जानती थी कि मैथू अभी थोड़ी देर में सब कुछ भूल भाल कर खेलने लगेगी, पर फिर भी उसे वहां छोड़कर लौटते हुए भीतर कहीं बहुत शिथिल और असहाय होती जा रही थी। बस की क्यू में खड़े दोनों चुप बने रहे। बस जल्दी ही मिल गई और बैठते ही दिवाकर ने चित्रा को कुरेदा। अब तुम्हें क्या हो गया है? वह अभी ठीक हो जाएगी। उस दिन देखा नहीं, लौटे तो कूदती फांदती मिली थी। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैथू कभी कभी एकदम बड़ों की तरह बिहेव करने लगती है। चित्रा रुक रुक कर बोली। कैसे बिना आवाज रोती है। बहुत नाराज होती है तो गुमसुम हो जाती है। एक रविवार ही तो मिलता है उसे हमारे साथ रहने के लिए। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है हमें। 30 किलोमीटर दूर अंग्रेजी फिल्म देखने जा रहे हैं। यह अय्याशी नहीं तो और क्या है। बस यह सुनना था कि दिवाकर आग बबूला हो गए। चलती बस में एकदम खड़े होकर बोले, चलो उठो, घर चलो। साल छमाही कभी घर से निकलो भी तो 100 किस्म के सर दर्द साथ चलते हैं। बैठो बैठो, बस में तमाशा मत करो। चित्रा ने संभाला। अपने बच्चे के लिए कुछ महसूस करना भी गलत है? नहीं,
बस में बैठकर ही महसूस करिए, पहले सोचना था यह सब। दिवाकर अपने तई बड़बड़ाए चले जा रहे थे। आफ्टर ऑल मैथ्यू को बड़ा होना है, तुम तो जिंदगी भर उसे बच्चा ही बनाए रहोगी। हमारे साथ हर जगह कैसे चल सकती है? शी हैज टू लर्न ऑल दिस। दिवाकर जले भुने खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे। चित्रा अपनी सीट पर बैठे बैठे निढाल हो गई थी। दिवाकर की बातों में उसे सुबह की खराब चाय की बू आ रही थी। वह शायद अब भी कप प्लेट तोड़ने वाली मना स्थिति में थे। चित्रा ने सोचा था आज वह दिवाकर से उसके ऑफिस के समाचार सुनेगी और अपने स्टाफ के झगड़े के बारे में बताएगी, पर उनमें संवाद की स्थिति ही नहीं रही थी। इस नए मकान में आने के बाद वे दोनों व्यस्त हो गए थे। घर से चित्रा के स्कूल और दिवाकर के ऑफिस का फासला बढ़ गया था। सुबह मुंह अंधेरे 5 बजे उठकर चित्रा के हाथ मशीनी अंदाज में रोजमर्रा के काम निपटाते थे और 3 घंटों में 3 टिफिन के डिब्बे और अपने अपने सामान से लैस होकर दरवाजे पर ताला डाल 2 चाबियां अपने अपने साथ ले वे तीनों घर से बाहर निकल पड़ते थे। शाम 5 बजे तक चित्रा स्कूल से लौटते हुए सब्जी भाजी ब्रेड खरीदती हुई ताराबाई के घर से मैथ्यू को साथ लाती हुई घर पहुंचती थी। तब सुबह का बिखरा घर समेटने और खाना बनाने खाने तक वह बुरी तरह थक कर चूर हो सकती थी। 8-9 बजे दिवाकर ऑफिस की फाइलों से लदे फदे घर लौटते थे और इसके साथ ही वह खाना टेबल पर लगा बोझिल आंखों से सोने का इंतजार करती पाई जाती थी। इतवार को चित्रा की छुट्टी होती थी और सोमवार को दिवाकर की। दोनों की कॉमन छुट्टियां कम पड़ती थीं। पिछले 3 महीनों में वे आपस में सिर्फ जरूरी बातें ही कर पाए थे। रोज की इस बंधी बंधाई रूटीन में कुछ अनकहे अनजाने कारणों से दिवाकर और मैथिली दोनों कुड़ते रहते थे। चित्रा को इन दोनों मोर्चों को संभालना होता था। गुस्से और जिद में एक स्वभाव होते हुए बाप और बेटी में 36 का रिश्ता था। दोनों हद दर्जे के असहनशील थे। स्टेशन के भीतर घुसते ही चित्रा को महिलाओं वाले डिब्बे में चढ़ाकर दिवाकर खुद साथ वाले डिब्बे की भीड़ में धंस गए। इतवार को भी इतने लोगों को पता नहीं कहां जाना होता है। चित्रा की अनुभवी आंखें पूरे डिब्बे को टटोलाईं। यहां दादर से पहले बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और जगह मिली भी दादर पहुंचकर ही। लेकिन परेल से ही अस्त व्यस्त कपड़ों में एक थकी हुई महिला 2 बच्चों को लेकर ऐन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक बच्चा उंगली पकड़े था और दूसरा भूख से बिलबिलाता हुआ माँ के सीने पर मुंह मार रहा था। उस महिला ने बैठने की जगह के लिए दोनों ओर याचना भरी नजरों से देखा, फिर खड़े खड़े ही ब्लाउज खोलकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। ट्रेन के हिचकोले से वह महिला इधर उधर लुढ़क रही थी, कभी अपने कपड़े संभालती, कभी दोनों बच्चों के। चित्रा से आखिर बैठे ना रहा गया। वह कपड़े झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। वह औरत बड़े अकृतज्ञ भाव से खाली हुई सीट पर बैठ गई। उसने भी औरों की तरह यही समझा कि चित्रा को अगले स्टेशन पर उतरना होगा। लेकिन यह चित्रा की कसबाई प्रवृत्ति थी कि वह जब तब बूढ़ी और बाल बच्चों वाली महिलाओं को जगह दे दिया करती थी, वरना बंबई में उनके लिए कोई रियायत नहीं थी। लोकल का टिकट लेना हो या बस का क्यू हो, उन्हें अपने नंबर का इंतज़ार सबके साथ करना पड़ता था। महिलाएं भी उसी अनुपात में रूखी और बेदिल थीं। घर से ऑफिस तक रोज ट्रेन में आने जाने के समय वे पर्स और थैले बुनती थीं, रोज मिलने वाली महिला सहयात्रियों से बेखबर। शुरू में उसे अपना रोज 10 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल में पढ़ाने जाना बेहद अखरता था। वह हमेशा चौंकती थी
जब दिवाकर छुट्टी के दिन अचानक दोपहर को शहर में, जो घर से हमेशा 25-30 मील के फासले पर होता था, फिल्म देखने का प्रोग्राम बना डालते और वे दोनों चप्पलें पहन वैसे ही घर से निकल पड़ते थे। चित्रा को हर साल गर्मी की छुट्टियों में मैथु को लेकर अपने कस्बे में 1.5 महीना गुजारते हुए वहाँ के हर आदमी से ईर्ष्या होती थी। वहाँ का हर इंसान इतना संतुष्ट, सुखी और अवकाश प्राप्त दिखाई देता था कि अपनी बम्बई की भागदौड़ वाली मशीनी जिंदगी उसे कहीं भीतर से तोड़ती हुई महसूस होती थी। हर बार उस कस्बे से लौटने के बाद वह दिवाकर को बड़ी गंभीरतापूर्वक राय देती कि अब वह किसी और शहर में नौकरी तलाश करे। यह महानगर तो सिर्फ गरीबों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सकता है या व्यापारियों, पैसे वालों और अफसरों के लिए है। नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्ग यहाँ मरते दम तक अपनी परेशानियों से उबर नहीं सकता। दिवाकर भी 2-4 दिन अखबारों की वांट्स देखते, अर्जियां भेजते, पर हफ्ता बीतते न बीतते सब कुछ फिर से फास्ट, सिंगल फास्ट और डबल फास्ट लोकल की मशीनी रफ्तार में जज्ब हो जाता। उनसे अधिक इस दफ्तर की आदी हो गई थी मैथिली, जो रोज सुबह वक्त पर उठकर अपने आप तैयार होती थी और अपनी सारी चीज़ें समेटने के बाद मम्मी पापा के पर्स, कलम और रुमाल वगैरह तैयार कर देती थी। मुलुंड वाले मकान में वह 3 महीने बगैर किसी आया के अकेले काट चुकी थी। उस घर से आने के सप्ताह भर बाद तक मैथु ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वहाँ की पड़ोसिन से उसे खासा लगाव हो गया था। वहाँ चित्रा की पड़ोसिन बेहद भली और सीधी महिला थी। घर और मैथिली दोनों पर वह नजर रखती। इस नए मकान में यह सुविधा और सुरक्षा नहीं थी। यहाँ दिन दहाड़े चोरियां होती थीं। इस मकान में आने पर एक बड़ा आकर्षण थी सावित्री, जो चित्रा के साथ ही स्कूल में पढ़ी थी। चित्रा ने सोचा था कभी वक्त जरूरत पर उसके पास मैथिली को छोड़ा जा सकेगा, लेकिन अब वह मिसेस शर्मा थी और शर्मा जी की अमीरी की बदौलत जब तब घर में किटी पार्टीज आयोजित करती रहती थी। मैथु उनके यहाँ टीवी देखने के लालच में जाती तो वह घंटे भर में ही मैथु को वापस घर भेज देती। मैथिली अपने नाना और दादा दोनों के परिवारों में अपनी पीढ़ी की पहली बच्ची थी और उसका नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था। 1.25 महीने की मैथिली को चित्रा कस्बे से मुंबई ले आई थी, क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। 3 दिन लगातार भाग दौड़ के बाद किसी तरह एक 14 साल की लड़की का बंदोबस्त हुआ। उसे मैथु को संभालना था। स्कूल का पहला ही दिन चित्रा के लिए बहुत यातनादायक रहा। उधर मैथु अपनी बारीक आवाज़ में दूध के लिए रो रही होती, इधर चित्रा अपने भीगे हुए ब्लाउज से परेशान होकर अपनी छातियों को दबा दबा कर गिलास में दूध निकालती और वॉश बेसिन में गिरा आती। चौथे दिन जब उससे जब्त नहीं हुआ तो वह स्टाफ रूम में फूट फूट कर रोती रही। उसकी सहकर्मी मिसेस माथुर कारण जानने पर हंसती कि इसी स्कूल में काम करते हुए हमने 3 बच्चे पैदा किए हैं। तुम्हारा पहला बच्चा है इसलिए परेशान हो। बच्चे को पैदा होते ही दूध पाउडर की आदत डाल दो और स्कूल आने से 2-4 दिन पहले अपना दूध छुड़ा लो, आसानी रहती है। धीरे धीरे चित्रा और मैथु दोनों को आदत हो गई। मैथु सिर्फ रात को चित्रा की मांग करती और दिन भर अपनी नई नई आयाओं के साथ खेलती रहती। उसकी सेहत हमेशा औसत बच्चे से कमज़ोर ही रही। उसकी आदतें भी कुछ खास आयाओं की दी हुई थी। उसकी नाक बहती रहती और वह खींचती नहीं। पेशाब करने के बाद वह देर तलक गीले में खेलती रहती। धूल मिट्टी रेत में वह आराम से खेलती और साफ सुथरे कपड़े और जूते मोजों से सजे बच्चों को सामने पाकर वह सहम कर परे हो जाती। इस सब की वजह से एक बार चित्रा ने तय किया कि वह अपनी बच्ची की कीमत पर
नौकरी नहीं करेगी, लेकिन महानगर के अर्थशास्त्र के सामने नौकरी छोड़ देने के ख्याल को चित्रा ने किसी फिजूल से भावुक सपने की तरह स्थगित कर दिया। नए मकान में आते ही मैथिली बड़े स्कूल में जाने लगी थी। चूंकि स्कूल ताराबाई के घर से नज़दीक था, ताराबाई ही मैथू को स्कूल छोड़ने और लेने जाती रही। पहले ही दिन स्कूल से लौटने पर मैथू ने मुंह फुलाकर चित्रा से कहा, मम्मा, आपने हमारा इतना गंदा नाम क्यों रखा? गंदा नाम? चित्रा चौंकी। मैथिली अच्छा नाम नहीं है क्या? छी, मैडम को तो हमारा नाम समझ में भी नहीं आता था। पूछ रही थी, मैथिली मतलब क्या होता है? मैथू सचमुच नाराज थी। हमारी क्लास में सबके कितने अच्छे नाम हैं। कैथरीन, रम्या, सुरभि, लिली और एक सोनम है। रम्या कहती थी मैथिली तो मेथी का साग होता है। हम क्या मेथी का साग हैं? चित्रा ने उसे समझाया, बेटा, यह शिकायत तो हर बेटी को अपनी माँ से होती है, चाहे कितना भी अच्छा नाम रख लो। मैं जब छोटी थी तो तुम्हारी नानी को कहती थी, मेरा नाम चित्रा क्यों रखा? अब आप बड़े हो जाओगे तो अपना नाम बदल लेना। आप बड़े नहीं हुए क्या? मैथू ने पूछा। फिर आपने अपना नाम क्यों नहीं बदला? हम तो अपना नाम अभी बदलेंगे। हमारा नाम चित्रा रख दो। चित्रा को हंसी आ गई। चित्रा की हंसी देखकर वह 2 बच्चों वाली महिला, जिसे उसने बैठने की जगह दी थी, घबरा गई। उसे लगा शायद चित्रा उसका ब्लाउज ऊपर चढ़ा हुआ देखकर हंस रही है। कपड़े ठीक करने के बाद वह चित्रा को गुस्से से घूरने लगी। बस की नाराजगी, बहस और स्लो गाड़ी की सुस्त चाल में खो चुकी थी। थकान के बावजूद दोनों अब फिल्म देखने के लिए मानसिक रूप से अपने को तरोताज़ा महसूस करने की कोशिश में थे। जिस आसानी से वे चर्च गेट पहुंच गए थे, लौटते हुए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर लगेगी। पर माहिम और बांद्रा के बीच पाइपलाइन फट जाने से कई गाड़ियां कैंसिल हो गई थीं और बसों के लिए बहुत लंबी कतार थी। आखिरकार बस में 2.25 घंटे की यात्रा कर जब वे बोरीवली पहुंचे तो भूल चुके थे जिस फिल्म को देखने के लिए वे 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, उसका विषय क्या था। ताराबाई की झोंपड़ी वाली गली तक आते ही उनके कदम धीमे हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि मैथू दूर से ही देखकर गली के नुक्कड़ तक भागी चली आएगी। काफ़ी देर भी हो गई थी लौटने में, पर ताराबाई की खोली तक पहुंचकर भी उन्हें मैथू नहीं दिखी। ताराबाई भीतर से निकल कर आई। बहुत देर लगाया मेम साहब, ऐसा नहीं करने का। मेरे को भी रविवार को घर में काम होता है। अभी देख लेने का मैथू को। छोकरी कुछ खाया पिया नहीं, खेले का भी नहीं, बात भी नहीं करने का। अब तुम इच देखो। मैथू पता नहीं कहाँ से निकलकर चुपचाप आई और चलने को तैयार खड़ी हो गई। चित्रा ने ताराबाई को रुपए पकड़ाए तो वह नोट साड़ी में खोंसकर झिझकती हुई बोली, मेम साहब, एक बात बोलेंगा, तुम अभी एक और पैदा करो मैथू के साथ खेलने के वास्ते। क्यों, तुझे और 60 रुपए तैयार करने हैं क्या अपने? चित्रा हंसी। दिवाकर ने मैथू को गोद में उठाना चाहा तो उसने हाथ झटक दिया। अरे सत्याग्रही बेटा, अभी तक नाराज हैं आप? दिवाकर ने उसे थपथपाया, लेकिन वह चुपचाप नाक की सीध में चलती रही। तुम्हारी बेटी है आखिर? चित्रा बोली।
मकान का दरवाज़ा खोलते ही मैथू अंदर भागी और जूते उतारकर वैसे ही मोजे पहने हुए पैर सिकोड़ कर लेट गई। चित्रा ने देखा वह ठंड से कांप रही थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिवाकर ने कहा और उसे रजाई ओढ़ा दी। मैथू लेटते ही सो गई। 10 मिनट बाद चित्रा ने उसे छुआ तो वह आग की तरह तप रही थी। उसके होठों पर कुछ अस्पष्ट सी बुदबुदाहट भी थी। इसे तो बहुत तेज बुखार है, चित्रा घबराई। बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब चित्रा ने मैथू की बगल में थर्मामीटर लगाया तो पारा 104 को छू रहा था। जिस मैथू को वो सोया समझ रहे थे, दरअसल वह सोई नहीं थी, बेहोश थी और उसी बेहोशी में धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। चित्रा ने ठंडे पानी में नमक घोलकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू की। 10 मिनट बाद वह कुछ होश में आई। चित्रा को उसने आंख खोलकर देखा और जैसे ही उसकी आंखों में पहचान उभरी, उसने गीली पट्टी अपने माथे से उतार फेंकी और पलंग पर जोर जोर से पैर पटकने लगी। अगले क्षण उसके हाथ पैर ऐंठने और दांत बजने शुरू हो गए। चित्रा ने जबरदस्ती मैथू को गार्डिनल की आधी गोली खिला दी। देर तक मैथू का बदन उसी तरह तपता रहा। चित्रा उसे दवाई की 2 डोज दे चुकी थी। दोनों बार पसीना आकर बुखार 1 डिग्री नीचे उतरा, लेकिन आधे घंटे बाद ही फिर तेज बुखार था। दिवाकर दिन भर की थकान से बिना खाए पिए मैथू का छोटा सा पलंग नीचे खींचकर लेट गए और थोड़ी ही देर में हल्के खर्राटों की आवाज़ हवा में उभरने लगी। दिवाकर की नींद गहरी हो, इससे पहले ही चित्रा ने उसे झकझोरा। दिवाकर चौंक कर उठे। कैसी है मैथू? पहले से कम है बुखार, 2.2 है। बार बार पानी मांग रही है बस। दिवाकर ने करवट ली। अच्छा, मैं थोड़ा लेट लूं। सुनो, चित्रा ने फिर पुकारा। कल का क्या करना है? कल? दिवाकर पलटे। कल तुम छुट्टी ले लेना, और क्या? सुनो तो। चित्रा खींची। कल मैं छुट्टी नहीं ले सकती, तभी तो कह रही हूं। अब तुम जानो, मेरे ऑफिस में कल इंस्पेक्शन है। दिवाकर नींद में थे। अच्छा, सुबह देखेंगे, अभी कमर जरा सीधी करने दो। सुबह नहीं, अभी ही सुन लो। स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और खुर्शीद छुट्टी पर है। दोनों सेक्शन मुझे संभालने हैं और मैंने पेपर भी सबमिट नहीं किया। खुर्शीद ऑनरेरी टीचर है, वह जब चाहे छुट्टी ले सकता है। सुन रहे हो? चित्रा सुबह का मसला निपटाकर ही लेटना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे स्कूल पेपर पहुंचाता हुआ जाऊंगा, तुम फोन कर देना। दिवाकर मुंह बिगाड़ कर बोले। लेकिन मेरे घर रुकने के बारे में सोचना भी मत। दैट इज नॉट टू इम्पॉसिबल। तुम समझते क्यों नहीं? चित्रा की आवाज तेज थी। तुम नहीं जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा ना, लेकिन मेरे ना जाने से 125 लड़कियां बैठी रह जाएंगी। इतनी गैर जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। मैथू बहुत थकी हुई आवाज में बुदबुदा रही थी। मम्मा, पानी। चित्रा ने चम्मच से उसके मुंह में 2-3 बार ही पानी डाला कि उसने सिर हिला दिया। बस मम्मा। आप फिर सो गए? चित्रा ने दिवाकर को हिलाया। बड़े ढीठ हो। आखिर तय हुआ कि सुबह चित्रा ही स्कूल जाएगी और कोई बंदोबस्त कर जल्दी वापस आ जाएगी। तब दिवाकर ऑफिस जाएंगे। इस नए मकान में आने के 3 महीने बाद उन्हें अच्छे पड़ोसियों की कमी बेतरह खल रही थी। रात भर मैथू का बदन तपता रहा। उससे 2.5 फुट दूर लेटी चित्रा को
उसके बदन की आंच और गर्म सांसें छू रही थीं। दिवाकर बहुत थके हुए थे और खर्राटों के बीच बीच में वह अचानक जागकर पूछ लेते थे कि मैथू कैसी है। रात भर मैथू हर आधे घंटे के बाद पानी मांगती रही और चित्रा उन्नीदी सी चम्मच उसके मुंह से लगाती रही। सुबह 5 बजे उठकर चित्रा ने पेपर तैयार किया। मैथू का बुखार देखा, अब भी 102 था। मैथू के लिए पानी उबाल कर रखा। उसे लग रहा था कि ताराबाई के घर का पानी पीते रहने से उसे यह इन्फेक्शन हुआ है। हर बार मैथू कोई बीमार होने पर उसे उबला हुआ पानी देने का सिलसिला हफ्ते भर ही मुश्किल से चल पाता था। चित्रा ने घर के सब काम निपटाए, कुकर में चावल दाल बनाकर रखा और जाने के लिए तैयार होने लगी। दिवाकर को उठाते हुए उसने देखा कि मैथू टुकुर टुकुर उसकी ओर देखे जा रही है। चित्रा उस पर झुकी। कैसे हैं बेटे आप? और उसने मैथू के माथे को चूम लिया। बुखार अब भी तेज ही था। मैथू को उसने दवाई दी और कहा, हम जल्दी आ जाएंगे बेटा, पापा से दवा ले लेना और थोड़ा सा दूध भी पी लेना। दिवाकर मैथू के सिर पर हाथ रखे अखबार पढ़ रहे थे। चित्रा बाहर निकलने से पहले अपने बैग के कागज देख रही थी कि हल्की सी आवाज आई, मम्मी। चित्रा ने देखा मैथू कांपते हाथों से पैरों के जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा सुर्ख था। अरे बेटा, आपको कहाँ जाना है? चित्रा उसके जूते हटाकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, पर मैथू हाथ पैर चलाने लगी। हम ताराबाई के घर जाएंगे तुम्हारे साथ। दिवाकर ने अखबार फेंक एक ओर से मैथू को पकड़ा। बेटे, आप बीमार हैं। मैथू चिल्लाने लगी। नहीं, हम ताराबाई के घर जाएंगे। और फिर अपने जूते लेने के लिए दिवाकर का हाथ झटककर पलंग से उतर पड़ी। चित्रा दिवाकर दोनों ने उसे थामा, पर वह हाथ पैर पटकती चीखती जा रही थी। मम्मी जाओ ऑफिस, पापा जाओ ऑफिस, हम भी जाएंगे, हमारे जूते दो, मम्मी हमको मत पकड़ो, पापा। और वह दोबारा बेहोश हो गई थी। दिवाकर कमीज गले में डाले किसी डॉक्टर को ढूंढने निकले। चित्रा बार बार घड़ी देख रही थी कि उसे टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, यानी 8 रुपये 65 पैसे। सामने कैलेंडर था और मैथू को 5 साल की पूरी होने में पूरे 9 दिन बाकी थे। हर साल अपनी इकलौती बेटी का जन्मदिन वे बड़ी धूमधाम से मनाते रहे हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आप आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। कहानियों के इस अनूठे सफ़र में हम सफ़र बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।